नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल में। और हम लोग बात कर रहे थे भारत में संवैधानिक इतिहास के विकास के बारे में। पहले पार्ट में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट किस तरीके से लाया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है अपना व्यापार करने के लिए। और उसमें ये भी हमने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जाकर के व्यापार करें। 217 कुल मिलाकर के शेयर धारक थे, उसमें 33,133 पाउंड की रकम लेकर के ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वो वहाँ की संसद या वहाँ की महारानी के द्वारा किया जाता है और ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, जिसमें से मुख्य आपका गवर्नर था और उसके साथ में जो उसकी परिषद थी जिसमें से कुछ सदस्य थे, वो कुल मिलाकर के इसका प्रशासन संभालते थे। 217 शेयर धारक जरूर थे, लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए 24 अन्य और सदस्य भी थे। ठीक है, तो 24 अन्य सदस्य और गवर्नर जो था वो मुखिया हुआ करता था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासक था। होता क्या है, समस्या ये आती है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारत से धन लूट करके निजी व्यापार करके खुद तो धनी होते जा रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गरीब होती जा रही थी। अर्थात व्यक्तिगत रूप से जो कर्मचारी थे वो तो अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वो गरीब होती जा रही थी। दोबारा जब ये संसद के पास पहुंचते हैं, वहाँ की सरकार के पास पहुंचते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और पैसे की मांग करते हैं, तो वो वहाँ की संसद कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पर्सनल रूप से तो ये देखे कितना धनवान हो गए हैं, लेकिन कंपनी जो है वो गरीब हो गई है। तो उनको लगा कि कहीं पर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ऑब्वियसली सबको यही लगेगा। तो भ्रष्टाचार कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, तो इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक कंपनी जो बनी थी, उस कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है भारत में, और वहीं से शुरुआत हमको आज करनी है। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया वो तो आप समझ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। अब इसके प्रावधान क्या क्या हैं उनकी चर्चा आज हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण का प्रारंभ होता है। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए 1600 ईस्वी में बनी थी और आई है, लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया, काफी समय बाद लाया गया। क्यों लाया गया कि इतने समय में बहुत सारा धन जो है ये लूट करके भारत तो ले गए, और जब संसद को लगा कि अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नियंत्रण करना चाहिए, और ये नियंत्रण पूरी तरीके से अभी नहीं होता है, धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है 1858 का अधिनियम जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या किया गया था कि पूरी तरीके से जो कंपनी का शासन था वो महारानी के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति की वजह से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कर दिया गया, या भारत का जो शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से महारानी के हाथ में चला गया। ये एकदम सत्य नहीं है, क्योंकि बल्कि सत्य ये है कि आप देखेंगे किस तरीके से भारत में कंपनी शासन का जो संवैधानिक विकास है वो होता है। धीरे धीरे कंपनी पर वहाँ की सरकार जो है वो अपना नियंत्रण स्थापित करती है, और अंततः 1858 ईस्वी में पूर्ण रूप से कंपनी का शासन जो है या भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथ से छीन करके कहाँ पर चला जाता है, संसद के पास, महारानी के पास चला जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में शुरुआत हो जाती है कि कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आधिपत्य शुरुआत हो जाता है, नियंत्रण की शुरुआत होती है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये क्यों ऐसा किया गया इसको आप समझिए। देखिए, यहाँ मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, बस यहाँ रट्टा मारने वाला काम नहीं है। आप कितना रटेंगे, तो अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो मैं स्टोरी की तरह आपको बताता हूँ और पूरा आपको क्लियर एकदम समझ में आएगा। अब ऐसा क्यों किया गया कि बंगाल के गवर्नर को, आपको पता है कि 3 प्रेसिडेंसियां बनाई, पहली बंगाल, फिर मद्रास, एक बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना की गई थी। कैसे कहाँ की गई थी इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि भारत है, ठीक है, एक तो आपकी प्रेसिडेंसी बंगाल में थी, ठीक, और एक आपका बम्बई में और एक आपका मद्रास में।
अब तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। समस्या ये आती थी कि इन तीनों में गवर्नरों में आपस में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं था। पता चला कि यहाँ के गवर्नर ने मराठों का साथ दे दिया और यहाँ का गवर्नर मराठों से लड़ाई कर रहा है। मतलब आपस में ही कंपनी के जो गवर्नर हैं उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं था। इसकी वजह से क्या किया गया कि जो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी है, जैसे कि यहाँ पर आप मैंने लिखा भी है कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर था उस बंगाल के गवर्नर के अधीन ये बॉम्बे की प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई। हालांकि ये गवर्नर बने रहेंगे लेकिन इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब कहने का कि इन दोनों को जो भी डिसीजन लेंगे, कोई डिसीजन अगर लेते हैं, बहुत ही बड़ा डिसीजन कोई अगर लेना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, बंगाल के गवर्नर से परामर्श लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अर्थात बिना इसके परामर्श के ये कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं और इसीलिए इनको गवर्नर कहा गया, जबकि ये जो है वो आपका गवर्नर जनरल कहलाया। अर्थात बंगाल का जो गवर्नर था वो अब क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया और इसके पास इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा पावर मिली और ये दोनों पर नियंत्रण करने लगा। अर्थात इसका नियंत्रण बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी हो गया। तो पहला जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स पूछ लिया जाता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो भी होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स और इसके साथ 4 और अन्य लोग थे जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं नाम बोले दे रहा हूँ। क्लेवरिंग है, बॉरवेल है, मॉनसन है और फ्रांसिस है। ये 4 व्यक्ति थे जिसमें से फ्रांसिस जो था उसकी वारेन हेस्टिंग्स से पटती नहीं थी। अर्थात वारेन हेस्टिंग्स के साथ में जो 4 अन्य लोग थे गवर्नर जनरल के साथ में, ये साथ में मिल करके ही डिसीजन लेते थे। बहुमत के आधार पर डिसीजन होता था। जैसे मान लेते हैं कि आप इसमें से चार में से जो जिसकी तरफ ज़्यादा हो जाएंगे उसी का बहुमत रहेगा। मान लेते हैं कि जैसे फ्रांसिस की पटती नहीं थी, वारेन हेस्टिंग्स थे, तो फ्रांसिस क्या करेगा, अगर दो लोगों को अपने साथ में मिला लेगा, एक तरफ 3 और एक तरफ 1 हो जाएंगे, तो खाक ही आपका वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है, कुछ अकेले नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुमत के आधार पर अगर डिसीजन लिया जाएगा तो 3 एक तरफ हो जाएंगे और 1 एक तरफ, तो इस तरीके से बहुमत किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चल रहा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया जाता है, गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य। तो वही मैंने बताया, जो अभी मैंने चीज़ बताई वही है। इनको कानून बनाने का अधिकार था। अर्थात जो गवर्नर जनरल था उसके साथ में जो 4 अन्य सदस्य थे वो आपस में मिल करके कानून बनाते थे। ठीक है, इनका कानून बनाने का काम था और कानून को लागू करवाने का काम भी इन्हीं का था। कोई अलग से कोई एग्जीक्यूटिव टाइप की कोई नहीं थी। 1774 ईस्वी में क्या होता है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार की जाती है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के तहत ही क्या किया जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की जाती है, 1774 ईस्वी में की जाती है। इसमें प्रावधान ये किया गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे। जैसे आज भी सिस्टम है, ठीक है, 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, इस तरीके से। तो एक आपका मुख्य न्यायाधीश था और पहला मुख्य न्यायाधीश जो था सुप्रीम कोर्ट का वो था एलिजा इम्फे। कौन, एलिजा इम्फे। इसके साथ में 3 और अन्य सदस्य थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। चैम्बर था एक आपका हाइड था और एक आपका लिमेस्टर था। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। हालांकि इनका पूरा नाम नहीं है लेकिन इतना ही आप याद रखेंगे तो पर्याप्त है। चैम्बर, हाइड और लिमेस्टर, ये 3 इसके साथ में अन्य न्यायाधीश भी काम करते थे।
कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैंने पहले ही बताया था कि ये खुद निजी व्यापार करके अपनी निजी पूंजी को बढ़ा रहे थे, अर्थात खुद तो धनवान हो रहे थे लेकिन कंपनी गरीब हो रही थी, इसलिए इनके निजी व्यापार को क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसे आपको कोई किसी बिजनेस में हम पूंजी दे और आपसे कहें कि धंधा करिए, अब आप क्या करें कि अपना सामान बेचे पर्सनल खरीद के उसी बिजनेस में है, तो आप अमीर हो जाएं और जो जिस काम में आपको हम लगाए हैं और हम गरीब हो जाएं। हम पूंजी दिए हैं, हमारी पूंजी से धंधा नहीं कर रहे हो, आप अपनी पूंजी उसी पे लगा करके आप अपने हिसाब से निजी व्यापार कर रहे हो, तो आप तो धनवान हो जाओगे। तो इसलिए यहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब क्या है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ कमियां थी, चूंकि कमी नहीं होगी तो इसमें 1781 का संशोधनात्मक जो अधिनियम है, जिसको अमेंडिंग एक्ट 1781 कहा जाता है, ये नहीं लाया जाता। जब तक किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होगी तब तक क्या है, उसके सुधार के लिए कोई नियम नहीं बनेंगे। अर्थात हमारे देश का जो संविधान बना है वो संविधान कोई एकाएक नहीं बन गया है, ये अंग्रेजों की देन है कि इस तरीके से शुरुआत यहाँ से हो जाती है और फिर एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, 3 खंड बन जाते हैं जब देश हमारा आज़ाद होता है उस समय। तो एकाएक संविधान नहीं बना है, उसकी जो रूपरेखा है वो यहीं से शुरुआत इसकी हो जाती है। ठीक है, एक ढांचा बनना यहाँ से शुरू हो जाता है। आप देखेंगे आगे कि धीरे धीरे कई सुधार होते चले जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अंग्रेजों ने जो नियम बनाए वो अपने फायदे के लिए बनाए, वो एक अलग की बात है, लेकिन नियम कानून बनाना यहाँ से उनका शुरुआत कर देते हैं वो लोग। तो कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कर दी गई और आपने देखा कि वहां का जो गवर्नर जनरल था उसके साथ में जो अन्य सदस्य थे, जहां पर लिखा हुआ प्रशासक मंडल बनाया गया, तो गवर्नर जनरल प्लस उसके साथ में 4 अन्य सदस्य थे, वो कानून बना सकते थे। अब आप सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी काम क्या है? कानून बनाना, वो भी कानून बना सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के साथ में जो 4 अन्य सदस्य थे वो भी कानून बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्लैश होने लगा, टकराव होने लगा। टकराव क्या होने लगा कि ये कोई डिसीजन दे रहे हैं दूसरा, वो डिसीजन कुछ नियम बना रहे हैं दूसरा, ये कानून कुछ दूसरा बना रहे हैं, उनका कानून क्या है, आपस में टकराने लगा। ऐसी समस्याएं आने लगी। तो क्या हुआ कि इन्हीं सब कमियों के सुधार के लिए क्या किया गया कि 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, जिसको अमेंडिंग एक्ट 1781 कहते हैं, ये लाया गया। जो गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्य थे, उनसे भी आपस में गवर्नर जनरल की पड़ती नहीं थी। मैंने पहले ही बताया कि फ्रांसिस जो था वो क्या था, विलियम फ्रांसिस जो है वो घोर विरोधी था। किसका? वारेन हेस्टिंग्स का। तो वो क्या चाहता था कि वारेन हेस्टिंग की ना चल पाए। तो इस तरीके से कुछ कमियां भी थी। एग्जाम में आपसे अगर पूछे कि कमियां क्या थी, तो कमियां यही थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस कानून बनाने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है और गवर्नर जनरल के साथ साथ में जो 4 अन्य सदस्य थे वो भी कानून बनाने का काम करते थे। तो आपस में दोनों के नियम कानूनों का क्लैश होने लगा, टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। ऐसे में क्या है कि समस्याएं खड़ी होने लगी। तो इसके लिए फिर 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को कैसे दूर किया जाए। तो दूर करना इसका उद्देश्य था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां हैं, और कमियां मैंने आपको बताई ही, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बनाम गवर्नर जनरल और काउंसिल। तो गवर्नर जनरल के साथ में जो 4 सदस्य थे काउंसिल के और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो क्लैश हो रहे थे, जो टकराव की स्थितियां पैदा हो रही थी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहेगा हम तो मुख्य न्यायाधीश हैं, हम जो कहेंगे वही चलेगा। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल है, वो कहेगा हम तो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, हम जो कानून बनाएंगे वो माना जाएगा। तो ऐसे में टकराव होने की स्थिति बन रही थी। ठीक है, तो ऐसे में टकराव होने की स्थिति बन रही थी। हालांकि एलिजा एम्पे को अगर आपने कभी इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा, तो नंद कुमार नाम का एक भारतीय व्यक्ति था जिसकी न्यायिक हत्या करवाई जाती है। एलिजा एम्पे हालांकि वारेन हेस्टिंग्स का दोस्त था और वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर ही एलिजा एम्पे ने गलत डिसीजन दिया था नंद कुमार के खिलाफ और नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया गया था। एकदम सरासर ये गलत किया गया था, आप जाकर के इतिहास में पढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के साथ में जो काउंसिल थी उसको, उनके जो अधिकार के, अब देखिए क्या किया गया उसमें, कंपनी के कर्मचारी के शासकीय कार्य अलग व निजी कार्य अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पावर का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए करने लगते हैं। जैसे हम डीएम है तो कि हमारा हम डीएम है तो हमारे कुछ शासकीय कार्य हैं, वो शासकीय कार्य में हमारा पावर है। पर अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर में, अपने पड़ोस में अपनी डीएम गिरी दिखाने लगे, है ना। तो लोग कहते हैं कि आप अपने ऑफिस में ही बॉस हैं,
सबके लिए बॉस नहीं है। अब डीएम है तो क्या किसी को गोली मार देंगे? पर्सनल दुश्मनी किसी से है तो पर्सनल काम जो है, निजी काम और प्रशासकीय काम है, वो अलग अलग किए गए। क्योंकि यहां भी समस्या पैदा हो रही थी, इसलिए कंपनी के कर्मचारियों के जो शासकीय कार्य थे वो निजी कार्यों से अलग कर दिए गए, क्योंकि ये भी एक समस्या थी। साथ साथ में गवर्नर जनरल व परिषद के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे थे, चूंकि क्लैश हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के साथ में, तो गवर्नर जनरल व परिषद के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे थे, पहले अब ये था कि सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई नियम बनाओगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट से तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, इसीलिए उसका नाम सुप्रीम है। तो अगर कोई नियम बनाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया गया, ये 1781 अमेंडिंग एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाएगी उसको पंजीकृत करवाना सुप्रीम कोर्ट से जरूरी नहीं था, अब आवश्यक नहीं था, इस तरीके का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ में क्या किया गया कि शक्ति पृथक्करण अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। शक्ति पृथक्करण देखने को यह मिलेगा कि गवर्नर जनरल और उसकी जो 4 सदस्य की काउंसिल है वो अब एक एज ए एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे देश की कार्यपालिका है ना जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, तो एज ए एग्जीक्यूटिव काम करने लगा और न्यायपालिका अलग हो गई, उसका काम न्याय करना हो गया। क्योंकि अब देखिए, अगर किसी भी जगह पर, अगर किसी भी देश को, किसी घर को अगर मानते हैं चलाना है, तो घर को चलाने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो नियम बनाएगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो फॉलो करवाएगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि दंड के प्रावधान होंगे अगर आप गलत करते हैं। तो काम कराने वाला, नियम बनाने वाला और दंड देने वाला, ये तीनों हर जगह पर स्थापित होते हैं, वहीं पर नियम हमारा लगता है, वहीं पर नियम एक बन जाता है। कहीं भी हो जहां पर ये सिस्टम नहीं है वहां पर समस्याएं आएंगी जरूर। कोई एक नियम बनाने वाला होगा, जैसे कि पिताजी हैं, पिताजी अब अगर कोई बात कहते हैं कि अब आपको करना है तो फिर करना पड़ेगा, क्योंकि नियम बना रहे हैं वो, है ना। अगर आप उसके विपरीत जाते हो तो पिताजी डांट भी दे सकते हैं, तो ये भी काम होगा, है ना। तो और एक फॉलो कराने वाला भी होगा, वो एक अलग की बात है, किसी किसी घर में भले पिताजी की बात न मानी जाती हो। तो शक्ति पृथक्करण देखने को मिलता है, अर्थात अब जो गवर्नर जनरल और काउंसिल है वो एक कार्यपालिका के तौर पर काम करने लगती है, और सुप्रीम कोर्ट चूंकि बन गया तो न्यायपालिका। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे दो स्तंभ हमें दिखाई देते हैं, जो कि हमारे संविधान की नींव है, हमारे देश की लोकतंत्र की नींव है। आप देखते हैं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों इस समय बने। तो यहां से शुरुआत हो जाती है, इस तरीके से शक्तियों का पृथक्करण करना शुरू हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कंपनी के शासन में संवैधानिक इतिहास, यही तो है हमारा संवैधानिक विकास। ठीक है, तो ये तो था यहां तक। अब इसके बाद आगे जो आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1784 ईस्वी में ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, लेकिन उसके पहले 1783 ईस्वी में एक बिल लाया जाता है इंग्लैंड में, जिसको नाम दिया गया ईस्ट इंडिया बिल। क्या नाम दिया गया? ईस्ट इंडिया बिल। ईस्ट इंडिया बिल नाम दिया गया। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, अर्थात किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया था जेम्स फॉक्स के द्वारा। अगर आपको बोर्ड में ना दिख रहा हो तो मेरी आवाज़ को सुने सिर्फ। जेम्स फॉक्स के द्वारा ये ईस्ट इंडिया बिल लाया गया 1783 ईस्वी में। अब इंग्लैंड में गठबंधन की सरकार थी लॉर्ड नॉर्थ व जेम्स फॉक्स की। जेम्स फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की गठबंधन सरकार इंग्लैंड में चल रही थी। ये लोग क्या करते हैं कि भारत के लिए एक बिल लाते हैं, भारतीय विषय पर एक विधेयक लाते हैं संसद में। वहाँ की जो संसद थी, पार्लियामेंट, वहाँ पर एक बिल लाते हैं। और ये बिल जो है, ये बिल पास नहीं हो पाता। ये बिल पास नहीं हो पाता है तो सब इनको बड़ी शर्मिंदगी होती है। और ये जो क्या है कि ये जो गठबंधन की सरकार है, इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। चूंकि ये पास नहीं होता बिल, इसकी वजह से त्यागपत्र देना पड़ता है, तो ये सरकार फिर गिर जाती है। ठीक है, और अगली सरकार जो बनाई जाती है वो फिर दूसरे लोग आते हैं, विलियम पिट आते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर थोड़ा ये है कि जब ये पास नहीं होता है बिल, गठबंधन की सरकार गिर जाती है, तो ये इतिहास में पहला ऐसा एक उदाहरण है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार का प्रथम पतन हुआ हो। किसी भारतीय विषय पर, भारत के विषय पर इंग्लैंड में सरकार गिर जाए, ये पहला और अंतिम दृष्टांत है।
इतिहास का। इतिहास का पहला और अंतिम दृष्टांत है कि भारत के लिए, भारत के विषय पर कानून बनाने के लिए वहाँ इंग्लैंड में सरकार गिर जाती है और दूसरी सरकार बनती है। तो दूसरी सरकार जो बनती है वो बनती है विलियम पिट यंगर के द्वारा। विलियम पिट यंगर प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, और फिर ये जो बिल लाते हैं, चूंकि विलियम पिट ये बिल लाए थे इसलिए इस बिल को पिट्स, चूंकि इंडिया के विषय में था, विलियम पिट के द्वारा लाया गया, इसलिए इस बिल को नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चूंकि एक साल बाद लाया गया, 1784 ईस्वी में लाया गया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि बिल क्या होता है और आपका एक्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, एक मसौदा बनता है, कोई एक खाका खींचा जाता है। उस खाके को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, जब संसद में उसको लाया जाता है तो वो बिल होता है। क्या बोलते हैं? बिल। और वो बिल जब लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वो जो बिल है वो फिर बाद में एक्ट बनता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है कानून बनने का। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट का कि ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि है। आइए देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान क्या थे। देखिए, प्रावधान ये थे कि कंपनी के कार्यों में क्या किया गया कि जो व्यापारिक काम थे वो कंपनी को सौंपे गए, और जो राजनीतिक काम थे जैसे कि सैनिक संबंधी बात है, राजस्व संबंधी बात है, युद्ध संबंधी बात है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपे गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों इंग्लैंड में ही बनी थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इंग्लैंड के लिए भी काम करती थी और भारत के लिए भी काम करती थी। और इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन ही भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल हुआ करते थे। जान लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन वहां की संसद के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था। तो अब क्या कहा गया कंपनी से कि ऐसा करिए कि आपका काम सिर्फ व्यापार करना है ना, राजनीति और सेना का काम आपका नहीं है। आप ऐसा, चूंकि अब देखिए यहाँ सिकंजा धीरे धीरे कंपनी के ऊपर कसता चला जा रहा है, अर्थात उसकी जो शक्तियां हैं उसको कम किया जा रहा है, अर्थात संसद का, ब्रिटिश जो संसद है उसका नियंत्रण, उसका प्रभुत्व जो है वो धीरे धीरे कंपनी के ऊपर बढ़ रहा होता है। तो इनसे कहा गया कि आपका काम सिर्फ व्यापार करना है, आप सिर्फ व्यापार करिए, बाकी हम सब देख लेंगे। तो बाकी का जो काम है जैसे कि सेना संबंधी है, राजस्व संबंधी है, आपका युद्ध संबंधी है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था संसद के द्वारा। उसमें कुल मिलाकर के 6 सदस्य थे, उनको सौंप दिया गया। 6 सदस्यों में एक तो आपका था राज्य सचिव जिसको बोला गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला गया उसको, वो मुखिया था, वो क्या था, प्रेसिडेंट था इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और एक वित्त सचिव टाइप का एक व्यक्ति था जो वित्त संबंधी काम देखता था, और 4 प्रिवी काउंसिल थे। कितने? 4 प्रिवी काउंसिल। 4 प्रिवी काउंसिल का मतलब क्या हुआ? अब ये प्रिवी काउंसिल क्या है? 4 प्रिवी काउंसिल का मतलब है, इसको एक लाइन में अगर सीधा सीधा समझने के लिए कहें तो राजा के जो चेले चपाटी थे वो लोग, राजा के चेले चपाटी, अर्थात इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 4 सदस्य जो थे वो ऐसे सदस्य जो बुजुर्ग लोग थे, जो राजा से संबंधित थे और बुजुर्ग लोग थे जिनको राजनीति का अच्छा नॉलेज था, उन 4 सदस्यों को यहाँ पर शामिल किया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, चलिए इसके आगे क्या होता है? इसके आगे क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में आप देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट में कि 4 सदस्य थे, परिषद में 4 सदस्य थे। यहां पर 4 से संख्या उनकी अब दोबारा 3 कर दी गई। ठीक, 3 कर दी गई। इसके अलावा और क्या किया गया कि यहां कहा गया कि आपका उद्देश्य व्यापार करना है, विस्तार करना नहीं है। समझिएगा, व्यापार करना है आपका काम, ना कि विस्तार करना है, यह भी यहां पर कहा गया। और सलाह दी गई। सलाह क्या दी गई? सलाह यह दी गई कि स्थायी भूमि प्रबंध करिए। मतलब इसका यह होता है कि कभी आप 1 रुपये भेजते हो, कभी आप 5 रुपये भेजते हो, कभी 500 भेज देते हो, कभी 20 रुपये भेजते हो। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से धन भेज रहे हैं। कुछ आप ऐसा करिए कि कुछ एक एग्जैक्ट एक कोई चीज़ बना लीजिए, उसका मानक निर्धारित कर लीजिए कि हाँ हमको प्रतिवर्ष इतना धन देना है। चूँकि कंपनी का व्यापार करने आई थी, यहाँ से धन कमा करके ब्रिटेन की सरकार को दे रही थी, तो वहाँ की सरकार ने कहा कि कुछ आप एक मानक बना लीजिए कि स्थायी
बना लीजिए, ताकि उससे हमें पता चले कि हमारी कितनी इनकम है। कभी आप कम रुपए देते हो, कभी आप ज़्यादा देते हो, तो क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है ना। तो स्थायी भूमि प्रबंध, और यही स्थायी भूमि प्रबंध जो है बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 1786 ईस्वी का जो अधिनियम बनता है, उसके पश्चात 1793 ईस्वी तक रहता है। 1793 ईस्वी में ही इसने स्थायी बंदोबस्त को बनाया था। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे स्थायी बंदोबस्तों को मैं पढ़ा चुका हूं, आप जाकर के वीडियो पे देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो ये किया गया, स्थायी भूमि प्रबंध किया गया। कंपनी के अधीन प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। देखिए इसको समझिएगा, गौर करिए, ये भी यहाँ पर कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। कंपनी के अधीन जो भारतीय प्रदेश हुआ करते थे उनको अब क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ब्रिटिश अधिकृत, कंपनी का अधिकृत नहीं, ब्रिटिश अधिकृत, समझिए इसको। कंपनी के अधीन भारतीय प्रदेश नहीं, बल्कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। अर्थात धीरे धीरे यहां पर क्या किया जा रहा है कि इनकी शक्तियों को कम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रावधान थे पिट्स इंडिया एक्ट के, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। उसके बाद क्या होता है कि 1786 का अधिनियम आता है, 1786 का एक्ट। इसमें क्या किया गया? ये मुख्यतः कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। यॉर्क टाउन में एक युद्ध हुआ था वाशिंगटन के बीच में, जिसमें से कॉर्नवालिस की हार हुई थी। हालांकि इस पर एक धब्बा लगा था कि आप तो असफल हैं, आप तो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी ये भारत में जब इसको भेजने की बात की गई तो इसने कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे लिए कुछ अलग विशेष किया जाए तो हम जा सकते हैं। वो विशेष काम क्या किया जाए? वो विशेष काम यह किया जाए कि मैं गवर्नर जनरल बन के तो जाऊंगा, साथ साथ में मुझे मुख्य सेनापति भी बनाया जाए। मुख्य सेनापति बनाया जाए, गवर्नर जनरल की सारी शक्तियां भी हमारे पास हो और सेना की भी सारी शक्तियां हमारे पास हो, तब तो हम भारत जाएंगे। तो इसकी बात को मान लिया जाता है। अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस अब ज्यादा पावरफुल था पहले के गवर्नर जनरल की अपेक्षा। अर्थात वारेन हेस्टिंग्स की अपेक्षा लॉर्ड कॉर्नवालिस ज्यादा पावरफुल था, चूंकि सेनापति भी था, सेना की ताकत भी उसके पास थी और साथ साथ में गवर्नर जनरल की ताकतें तो थी ही। और भी इसने क्या कहा कि जो परिषद है उस परिषद में हमें वीटो पावर्स चाहिए। अर्थात मेरा मन होगा तो मैं परिषद की बात को नहीं मानूंगा, तो इसको वीटो पावर बोलते हैं। तो इसकी इन सभी शर्तों को मान लिया गया और इसको भारत भेजा गया। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतनी बात है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 आता है। इसमें क्या किया गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया गया था। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी तो काम इंग्लैंड में कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं वो काम तो इंग्लैंड में कर रहे हैं, लेकिन पैसा जो है वो भारत से जा रहा है। ये क्या है? यही तो है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि दादा भाई नौरोजी ने कहा। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व दिया जा रहा है। वो जब कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन भी भारतीय राजस्व से जा रही है और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। इससे क्या फायदा हो रहा है भारत का? यही तो है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, धन निष्कासन का सिद्धांत इसी को तो कहते हैं। यही तो है धन निष्कासन, भारत से जा रहा पैसा। तो और क्या किया गया कि अब जो ये एक्ट है इसको 20 साल के लिए रिन्यू किया गया, रिन्यूअल किया जाने लगा। और ये कब तक चलता है? 1853 ईस्वी तक। देखिए 1793 को जब 20 साल बढ़ा देंगे तो 1813 आएगा। 1813 का एक्ट, फिर 1813 में 20 बढ़ाएंगे 1833 का एक्ट आएगा, फिर 20 साल के लिए रिन्यूअल किया जाता है तो 1853 आता है। उसके बाद 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया जाता है, फिर 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि जो एक बार नियम बना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल तक वही नियम रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, 1853 के बाद में क्या होता है कि अब 20 साल के लिए बढ़ाया नहीं गया। इसका मतलब यह है कि वहां की सरकार अब भारतीय शासन को पूरी तरीके से अपने अधीन करना चाह रही थी। वो तो आगे हम बात करेंगे। अब क्या था कि ऐसे कानून बनाए गए इस चार्टर एक्ट के तहत कि आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे वो सभी शक्तिशाली हो गए, पहले की अपेक्षा अब ये शक्तिशाली हो गए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। 1781 का जो आपका सेटलमेंट एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट जिसको बोला गया, इसके प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट की हमने बात की। 1786 का अधिनियम की बात की, चार्टर एक्ट 1793 की बात की। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो 1813 और 1833 1853 के जो एक्ट हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहें। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको जो भी मैटर दिया जाए वो पूरी तरीके से समझ में आए और
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।